आज हम एक सच्ची स्टोरी पर बनाई गई फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रेंच और जर्मन फौजों में बहुत ही ज्यादा खूनरेज जंग हुई और ये वक्त था 1917 का और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को चलते हुए 3 साल गुजर चुके थे। फिल्म के स्टार्ट में हमें वेस्टर्न फ्रंट पर चलती हुई जंग का मंजर दिखाया जाता है जहां हेनरिक नाम का एक फौजी जंग में लड़ रहा था और हेनरिक के सामने ही उसका साथी जंग में मारा जाता है, लेकिन हेनरिक का कमांडर उसे जंग जारी रखने के लिए कहता है। चारों तरफ गोलाबारी हो रही थी और फ्रांस की फौज ये जंग जीत रही थी और काफी जर्मन फौजी मारे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जर्मन फौज बहुत बहादुरी से आगे बढ़ती है और इसी दौरान हेनरिक भी पोजीशन लेकर दुश्मनों पर फायरिंग शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद ही हेनरिक की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो अपनी शावल के साथ फ्रेंच फौजियों पर हमला कर देता है और यहीं से स्टार्ट होती है वेस्टर्न फ्रंट की वो दर्दनाक दास्तान जिसने हजारों फौजियों की जिंदगी तबाह कर दी। इस हमले में जर्मन फौज का बहुत नुकसान हुआ था और उनके बहुत से फौजी मारे गए थे और जंग के बाद कुछ जर्मन फौजी मरे हुए फौजियों के कपड़े, सामान और जूते इकट्ठे कर रहे थे ताकि उन्हें ठीक करके फौज की नई कंपनी को दिया जा सके। वो कपड़ों को इकट्ठा करके धोने के लिए भेज देते हैं और खून से लथपथ कपड़ों को जब पानी में डाला जाता है तो पानी का रंग भी खून की तरह लाल हो जाता है। जर्मन फौज उन कपड़ों को सुखाकर उन्हें रिपेयर करके ठीक कर देते थे ताकि वो देखने में नई यूनिफॉर्म जैसे लगे। वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन फौजी बहुत बड़ी तादाद में मर रहे थे और जर्मन फौज को नए फौजियों को देने के लिए यूनिफॉर्म की भी कमी थी, लेकिन जंग जारी रखने के लिए जर्मन फौज का जनरल नए फौजियों को भर्ती कर रहा था क्योंकि वो किसी भी कीमत पर फ्रांसीसी फौज से हारना नहीं चाहता था। अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं जो साइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा था। वो अपने 3 दोस्तों से मिलता है जिनके नाम ग्रुप, फ्रेंड्स और लॉडविक है। वो तीनों आर्मी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन पॉल की माँ उसे जंग में भेजने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने पॉल के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर नहीं किए थे। लेकिन पॉल अपने दोस्तों के साथ जंग पर जाना चाहता था, इसलिए वो अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपनी माँ के नकली सिग्नेचर खुद ही कर देता है और फौज में भर्ती होने के लिए चला जाता है। और फौज में भर्ती होते वक्त एक ऑफिसर उन्हें जोशीला लेक्चर देता है और उन्हें फौज में वेलकम कहता है और यहाँ पता चलता है कि ये सभी जवान 17 और 18 साल के हैं और ये सभी जंग में जाने के लिए बहुत पुरजोश थे। लेकिन अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता कि जंग किस होलनाक चीज का नाम है तो वो कभी भी जंग पर जाने के लिए इतना पुरजोश ना होते। इसके बाद सभी फौजियों को उनकी यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं और पॉल अपनी यूनिफॉर्म लेने के बाद देखता है कि उसकी यूनिफॉर्म पर उसके अपने नाम की बजाय हेनरिक का नाम लिखा है, लेकिन उसका ऑफिसर उसे झूठ कहता है और टैग उतारते हुए उसे कहता है कि हो सकता है ये यूनिफॉर्म हेनरिक को पूरी ना आई हो और ऐसा अक्सर ही होता रहता था। सभी दोस्त नई यूनिफॉर्म मिलने पर बहुत पुरजोश थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सब यूनिफॉर्म्स मारे गए फौजियों की हैं जो उनसे पहले जंग में मारे जा चुके हैं। अगले दिन वो सब मार्च करते हैं और ट्रक में बैठकर वेस्टर्न फ्रंट के लिए रवाना हो जाते हैं और एक ऑफिसर उन्हें 78 इन्फेंट्री रिजर्व रेजिमेंट में खुशामदीद कहता है, लेकिन रास्ते में एक डॉक्टर उनके ट्रक को रोकता है क्योंकि उसे कुछ जख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए उनके ट्रक की जरूरत थी और उस डॉक्टर को ट्रक देने के बाद सभी नए फौजी पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक बम के धमाके शुरू हो जाते हैं और ऑफिसर उन्हें फौरन गैस मास्क पहनने के लिए कहता है क्योंकि बम के धुएं में जहरीली गैस हो सकती है। लॉडविक से अपना मास्क नहीं पहना जा रहा था, इसलिए पॉल उसकी मदद करता है, लेकिन जब ऑफिसर देखता है कि पॉल ने अभी तक अपना मास्क नहीं पहना तो वो पॉल को कहता है कि तुम जंग में जल्द ही मारे जाओगे। इसके बाद सभी वेस्टर्न फ्रंट के बंकर में पहुंच जाते हैं और यहाँ के हालात बहुत बुरे थे। चारों तरफ कीचड़ था और हर वक्त फायरिंग चलती रहती थी और हर वक्त दुश्मन के हमले का खतरा रहता था। और वहीं एक पुराना सिपाही केट पॉल से कहता है कि अभी रात के वक्त हालात और भी बुरे हो जाएंगे। बारिश की वजह से बंकर में पानी इकट्ठा हो चुका था, इसलिए कमांडर उन्हें अपने हेलमेट के जरिए पानी बंकर से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन पानी बहुत ठंडा था जिसकी वजह से उनके हाथ जमने लगते हैं। और आज रात पॉल को नाइट वॉचमैन की ड्यूटी दी गई थी और रात को उसे वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है,
और पॉल उस पर गोली चला देता है और थोड़ी देर बाद ही पॉल के हेलमेट में गोली लगती है, लेकिन पॉल खुशकिस्मती से बच जाता है और अचानक ही वहां जबरदस्त बमबारी होने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए जर्मन फौजी बंकर में चले जाते हैं और मौत को इतने करीब देखकर लुडविग घबरा जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन पॉल उसे तसल्ली देता है और उसी वक्त जोरदार धमाकों के साथ बंकर की मिट्टी नीचे गिरने लगती है और वहीं जेडन बताता है कि दुश्मन पहले बमबारी करता है और उसके फौरन बाद उनकी फौज हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये सुनकर एक फौजी घबरा जाता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो ही वो बाहर जाता है तो एक धमाके से उसके जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं और भारी बमबारी के साथ ही बंकर नीचे गिरने लगता है और इससे पहले कि सभी फौजी वहां से बाहर निकलते वो बंकर तबाह हो जाता है और कुछ फौजी उसके नीचे ही दफन हो जाते हैं। अगली सुबह बंकर के मलबे से पॉल को बाहर निकाला जाता है और इस मौके पर पॉल हैरान था क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। इसके बाद वो पॉल को मरने वाले फौजियों के गलों में से टैग उतारने के लिए कहते हैं, जिसके बाद पॉल मरने वाले फौजियों के गले में से एक एक करके टैग उतारकर एक थैले में इकट्ठे करने लगता है ताकि जंग में मारे जाने वाले फौजियों की गिनती का पता चल सके। और कल रात का हमला बहुत खतरनाक था जिसमें बहुत से फौजी मारे गए थे और उसी वक्त पॉल के पांव के नीचे लुडविग की ऐनक आ जाती है और पॉल देखता है कि इस हमले में लुडविग भी मर चुका है और अपने दोस्त की लाश को देखकर पॉल रोने लगता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने दोस्त को इस हालत में देखेगा। लेकिन कमांडर उसे अपना काम जल्दी मुकम्मल करने के लिए कहता है और पॉल अपने आंसू पोंछकर एक दफा फिर टैग इकट्ठे करने लगता है। अगले सीन में फौज के कुछ ऑफिसर्स नजर आते हैं जो मारे जाने वाले फौजियों की गिनती कर रहे थे और उनकी टेबल पर बहुत सारे टैग्स पड़े हुए थे जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि जर्मन फौजी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। और मारे जाने वाले फौजियों की लिस्ट बनाकर एक फौजी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर मिस्टर असबर्गर से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि पिछले हफ्ते में हमारे 40,000 फौजी मारे जा चुके हैं। और मिस्टर असबर्गर कहता है कि मुझे पता है कि सब खत्म हो चुका है। अगले सीन में हम पॉल और केट को एक फॉर्म से बतख चुराते हुए देखते हैं। फॉर्म का मालिक उन्हें चोरी करते देख लेता है और वो उन पर फायर कर देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बचकर वहां से भाग जाते हैं और शाम को वो सब मिलकर बतख की दावत खाते हैं क्योंकि कई दिनों से उन्हें सिर्फ एक ही तरह का खाना दिया जा रहा था जो उनकी भूख के लिए काफी नहीं था, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने बतख चुराई थी। अगली सुबह उन्हें कुछ लड़कियां नजर आती हैं और फ्रेंड्स उनके पास मदद करने के बहाने चला जाता है और उसी दिन उन्हें उनके खत मिलते हैं जो कि उनके घर वालों ने उन्हें लिखे थे। केट एक मोची था जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वो अपना खत पढ़ने के लिए पॉल को देता है और उसका खत पढ़कर पॉल को पता चलता है कि केट का बेटा मर चुका है। जर्मन सिपाहियों की 60 सिपाहियों की एक टोली लापता हो चुकी थी, इसलिए पॉल और उसके साथियों को उन्हें ढूंढने के लिए कहा जाता है और वो उन्हें ढूंढते हुए एक बिल्डिंग के पास चले जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि गैस की वजह से सभी फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ मेजर जनरल से कहता है कि फ्रेंच फौज हम पर मजीद प्रेशर डाल रही है और वो पूरी पावर से हम पर हमला कर रहे हैं। जनरल जानता था कि मिस्टर असबर्गर जंग रोकने की तैयारी में है, लेकिन जंग रोकने के लिए उन्हें फ्रेंच गवर्नमेंट की शर्तें माननी पड़ेंगी। लेकिन जनरल जंग रोकना नहीं चाहता था और उसका मानना था कि वो अब भी इस जंग को जीत सकता है, इसलिए वो मेजर को अपनी पूरी पावर के साथ हमला करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मिस्टर असबर्गर फ्रांसीसियों से जंग रोकने की बातचीत करते हैं, लेकिन इस मौके पर फ्रेंच उन्हें अपनी सारी शर्तें 72 घंटों में मानने के लिए कहते हैं और इसके बाद ही वो जंग रोकने के बारे में सोचेंगे। लेकिन फ्रांसीसी शर्तों पर अमल करने के लिए 72 घंटों का वक्त बहुत कम था और जिस वक्त तक जर्मन ऑफिसर्स जंग रोकने के माहिदे पर साइन नहीं करेंगे, फ्रेंच फौज अपने हमले नहीं रोकेगी और अपने फौजियों की जान बचाने के लिए मिस्टर असबर्गर को 72 घंटों की शर्त माननी ही पड़ती है। दूसरी तरफ फ्रेंच और जर्मन फौजें वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं और आज लड़ाई में पॉल और उसके दोस्त भी शामिल हैं और वो
दुश्मन के बंकर पर हमला करते हैं और एक एक करके वो फ्रेंच फौजियों को मारने लगते हैं। लेकिन जो ही उन्हें खाना नजर आता है वो उस पर टूट पड़ते हैं। उसी वक्त जमीन हिलने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि शायद दुश्मन टैंक के साथ उनकी तरफ आ रहा है और यहाँ फ्रेंच टैंक लेकर आए थे और जर्मन मशीन गन्स और गोलियां टैंक का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इसलिए जर्मन फौजी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त फ्रेंच फौजी फ्लेम थ्रोवर के साथ बंकर में छुपे सिपाहियों को जिंदा ही जलाने लगते हैं और जर्मन सिपाही अपनी जान बचाकर बंकर की तरफ भागने लगते हैं और पॉल भी भागकर अपनी जान बचाने लगता है और उसी वक्त उसके पास एक बम धमाका होता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो इस दफा भी बच जाता है। लेकिन फ्रेंच फौज के कब्जे में आ जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर देता है। लेकिन फ्रेंच फौजी उसे फ्लेम थ्रोअर से जिंदा ही जला देते हैं और पॉल अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरता हुआ देखता है। लेकिन बम धमाके की वजह से वो सुन पड़ गया था, इसलिए वो अपने दोस्त की मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सभी जर्मन सिपाही अपनी जान बचाकर जर्मन बंकर में वापस चले जाते हैं और पॉल भी वहां पहुंच जाता है और वो रोते हुए कहता है कि इस जंग में उसके सभी दोस्त मारे जा चुके हैं और अब उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा। लेकिन कमांडर कहता है कि ये रोने का वक्त नहीं है और कमांडर उन्हें अपने हथियार लेकर बंकर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि फ्रेंच जल्द ही उनके बंकर पर भी कब्जा कर लेंगे। जर्मन फौज का एक अफसर फ्रांसीसी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो दुश्मन के सामने झुकना नहीं चाहता था। लेकिन असबर्गर कहता है कि जंग में हमारे लाखों फौजी मर चुके हैं और इन्हीं मरने वाले फौजियों में असबर्गर का बेटा भी था, इसलिए वो इस जंग को रोकना चाहता था ताकि वो बाकी फौजियों को बचा सके। पॉल अपनी बंदूक और गोलियां लेकर बंकर से भागने लगता है, लेकिन हवाई हमले की वजह से पॉल एक गड्ढे में गिर जाता है और जब एक फ्रेंच फौजी उसे गोली मारने ही वाला था तो उसी वक्त एक धमाके की वजह से वो फ्रेंच फौजी भी उसी गड्ढे में गिर जाता है और मौके से फायदा उठाकर पॉल उस पर चाकू से वार कर देता है। जख्मी हालत में वो फौजी तड़पने लगता है और उसकी आवाज से पॉल को वहशत होने लगती है, इसलिए उसका मुंह बंद करने के लिए पॉल उसके मुंह में मिट्टी भर देता है। लेकिन उसकी आवाज फिर भी नहीं रुकती। पॉल एक अच्छा इंसान था और वो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, इसीलिए उसे उस फ्रेंच फौजी पर तरस आ जाता है और वो उसे पानी पिलाता है और वो उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो फ्रेंच फौजी मर जाता है और पॉल को उसकी जेब से उसकी बीवी और बेटी की एक तस्वीर मिलती है जिसे देखकर पॉल को बहुत अफसोस होता है। फिर वो उस फौजी से माफी मांगता है और उसके गले लगकर रोने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर असबर्गर के पास एक जर्मन फौजी जर्मन गवर्नमेंट का पैगाम लेकर आता है और वो बताता है कि जर्मन गवर्नमेंट फ्रांसीसी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई है और वो मिस्टर असबर्गर को उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहती है। और ये खबर फौजियों को भी पता चल जाती है कि जल्द ही जंग रुकने वाली है और इस खबर से वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो अपने घर जा सकेंगे। अपने तीनों दोस्तों को खोने के बाद पॉल जेडन और केट को ढूंढने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से जेडन की टांग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, इसलिए उसे काटना पड़ेगा। और जेडन पॉल से कहता है कि मैं अपाहिज होकर जीना नहीं चाहता और इस मौके पर पॉल उसे हौसला देता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इसके बाद पॉल केट से मिलता है और वो दोनों खाना लेकर अपने दोस्त जेडन के पास जाते हैं और जिस वक्त वो खाना खा रहे थे तो उसी वक्त जेडन एक कांटा लेकर अपने आप को मारने लगता है क्योंकि वो अपाहिज होकर जीना नहीं चाहता था और जेडन की मौत से वो दोनों सकते में आ जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में बहुत से फौजी बहुत ज्यादा जख्मी थे और वो सभी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। और यहीं पॉल केट से कहता है कि वो इस जंग को कभी भी नहीं भूल पाएगा क्योंकि इस जंग ने उसका सब कुछ छीन लिया है। और केट उसे कहता है कि जंग एक अफरेद की तरह होती है जो ना चाहते हुए भी सबको अपनी लपेट में ले लेती है और अब 72 घंटे गुजर चुके थे, इसलिए मिस्टर असबर्गर जर्मन फौजियों के साथ फ्रांसीसी फौजियों से मिलने जाता है और फिर वो डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। और यहाँ फ्रांसीसी कहते हैं कि दस्तखत करने के 6 घंटे के बाद जंग रोक दी जाएगी और कल 11वें महीने की 11 तारीख को सुबह 11 बजे ये जंग रोक दी जाएगी। लेकिन जंग रोकने की बात जर्मन फौज के जनरल को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो फ्रेंच फौज के सामने हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो सुबह आर्मी के सभी जवानों को इकट्ठा होने के लिए कहता है। और अगली सुबह केट को एहसास हो जाता है कि जंग आज रोक दी जाएगी, इसलिए वो
आखिरी दफा फार्म से अंडे चुराने के लिए चले जाते हैं। पॉल अंडे चुराने जाता है लेकिन किसान का बेटा उसे देख लेता है और इस बार भी वो बचकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन किसान के बेटे को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और रास्ते में वो दोनों चुराए हुए अंडे खाते हैं। लेकिन उसी वक्त किसान का बेटा उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और मौका मिलते ही वो केट को गोली मार देता है और पॉल उसके पास आकर देखता है कि गोली पेट में लगी है और पॉल उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है और रास्ते में उसे कुछ आर्मी के ट्रक मिलते हैं। लेकिन वो सभी जंग रोकने की खुशी में शराब के नशे में धुत थे, इसलिए वो ट्रक नहीं रोकते। ये देखकर पॉल केट को अपने कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और बड़ी मुश्किल से जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बताता है कि गोली केट के लीवर में लगी है और पूरे जिस्म में जहर फैलने की वजह से केट मर चुका है। और यहाँ पॉल ने अपने आखिरी दोस्त को भी खो दिया था और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। दूसरी तरफ जनरल सभी फौजियों को कहता है कि वो गवर्नमेंट के जंग रोकने के फैसले से खुश नहीं है और आज 11 बजे जंग रोकने का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन 11 बजने में अभी वक्त बाकी है और आज के दिन फ्रेंच फौज को हमले की कोई उम्मीद भी नहीं होगी और हम अचानक उन पर हमला करके वेस्टर्न फ्रंट को जीत लेंगे। और इसके बाद वो सभी फौजियों को फ्रेंच फौज पर हमला करने के लिए कहता है। यहाँ कुछ फौजी जंग लड़ने से इनकार करते हैं क्योंकि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उन फौजियों को सबके सामने गोली मार दी जाती है, इसलिए बाकी फौजियों को मजबूरन जंग में जाना पड़ता है। और 11 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे कि जर्मन फौज फ्रेंच फौज पर अचानक हमला कर देती है और फ्रेंच फौज इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद फ्रेंच अपनी मशीन गन के जरिए बहुत से जर्मन फौजियों को मार देते हैं और यहाँ पॉल मशीन गन से बचकर उस पर हैंड ग्रेनेड फेंक देता है और फ्रेंच फौजियों को मारने लगता है। और यहाँ पॉल एक नए फौजी की जान भी बचाता है और यहीं एक फ्रेंच फौजी के साथ उसकी हाथापाई होने लगती है और फ्रेंच फौजी उसे कीचड़ में दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल किसी तरह बच जाता है और लड़ते लड़ते वो दोनों बंकर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ एक फौजी पहले ही छुपा हुआ था और वहाँ वो अपनी बंदूक का चाकू पॉल के दिल के आर पार कर देता है और उसी वक्त 11 बज जाते हैं और जंग रोकने का ऐलान हो जाता है। लेकिन जंग रुकने से बिल्कुल पहले पॉल जख्मी हो चुका था और इस बात का अफसोस फ्रांसीसी फौजी को भी था। इसके बाद पॉल बंकर से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो चारों तरफ उड़ती राख को देखता है जो उन हजारों फौजियों की याद दिला रही थी जो इस जंग में मारे गए थे। इसके बाद मेजर उस नए सिपाही के पास आकर उसे सबके टैग्स इकट्ठे करने के लिए कहता है और वो एक एक करके मारे जाने वाले जर्मन फौजियों के टैग्स इकट्ठे करने लगता है। फिर वो पॉल के पास पहुंचता है और वो उसे मरा हुआ देखकर सुन पड़ जाता है क्योंकि पॉल ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। पॉल एक अच्छा आदमी था जिसमें इंसानियत जिंदा थी और जब वो फौज में भर्ती हुआ तो उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। इस जंग में उसने अपना सब कुछ खो दिया और आखिर में अपनी जिंदगी भी खो दी। 1914 से 1918 तक चली इस वर्ल्ड वॉर में सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट पर जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए 30 लाख से भी ज्यादा फौजी मारे गए थे और पहली वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए थे क्योंकि जंग एक अफरेद की तरह है जो ना चाहते हुए भी सबको अपनी लपेट में ले लेती है और इसकी लपेट में जो भी आता है वो राख बन जाता है और जंग कहीं भी हो अंजाम सिर्फ एक ही होता है, तबाही। उम्मीद है कि आपको वेस्टर्न फ्रंट की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।